नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडुनेस पर। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 5th का जो माइनर पेपर है हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान का इतिहास। इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एज ए माइनर पेपर है यानी कि हिस्ट्री माइनर सब्जेक्ट है, और वो सारे स्टूडेंट जिनके चाहे मेजर पेपर में हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, उनके लिए भी ये क्लास खास रहने वाली है। सबसे पहले बात करें इसकी सिलेबस की, तो 4 यूनिट का सिलेबस आपका डिवाइडेड है। बहुत आसान सा सिलेबस है। क्लास 6 से लेकर आपने 10th क्लास तक इस सिलेबस को कहीं न कहीं छोटा-मोटा थोड़ा बहुत पढ़ते हुए आप बड़े हुए हो, स्कूलिंग में आपने इसको पढ़ा है। तो बस वही सारा सिलेबस एक जगह लाकर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एक सेपरेट पेपर आपके लिए बना दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या है। द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान इज रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, इंस्क्रिप्शंस, कोइंस, लिटरेचर एंड फॉरेन अकाउंट्स। राजस्थान का जो इतिहास है वो पुरातात्विक अवशेषों, अभिलेखों, सिक्कों, साहित्यों एवं विदेशी विवरणों से पुनर्निर्मित किया गया है। These sources provide political, social, economic, and cultural information about different historical periods of Rajasthan. ये स्रोत विभिन्न ऐतिहासिक कालों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारियाँ प्रदान करते हैं। तो यानी कि सबसे पहले बात करूँ मैं यहाँ पे एक अदर क्वेश्चन की, तो राजस्थान के इतिहास का पितामह यानी कि द फादर ऑफ द राजस्थान हिस्ट्री किसे कहा जाता है? आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि आप हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पढ़ रहे हो, तो ये पेपर में क्वेश्चन आपके लिए पूछने वाला है, तो आप इसको ज़रूर कमेंट करके बताना। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इन राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान के इतिहास में पुरातात्विक स्रोतों का क्या महत्व है। सबसे पहले तो ये जानो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है क्या। यानी कि जैसे हम कहते हैं सिंधु सभ्यता घाटी है, या सिंधु सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, कालीबंगा, पीलीबंगा, बेराट है। तो जो भी सभ्यताएं हैं जिनकी खुदाई होती है, उत्खनन होता है, तो उनमें कुछ ना कुछ चीजें निकलती रहती है। जैसे गणेश्वर में मछली का कांटा निकला। तो ये जो चीजें हैं, यह हमारा क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि वो हमारी प्राचीन या पुरातात्विक चीज़ें हैं, और उनसे हम हमारी हिस्ट्री की जो सिचुएशन है कि वहाँ पे लोगों का जीवन शैली कैसी रही होगी, किस तरीके से वो व्यापार वगैरह होता होगा, उन चीज़ों का क्या एक स्टडी की जाती है, उनका पता लगाया जाता है। तो ये वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है जो कि राजस्थान की हिस्ट्री में इस तरीके से इम्पोर्टेंस रखते हैं कि लिखित में हमारे पास बाद में आया इतिहास, उससे पहले क्या था। तो इन्हीं चीज़ों से यानी कि इन्हीं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हिस्ट्री का पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सच एज excavations, tools, pottery, and monuments help in understanding ancient settlements, culture, and lifestyle of the people before written records were available. यानी उत्खनन, औजार, मिट्टी के बर्तन और स्मारक जैसे पुरातात्विक स्रोत लिखित अभिलेखों से पहले लोगों की प्राचीन बस्तियों, संस्कृति, जीवन शैली आदि को समझने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ चोकोलिथक कल्चर इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान में ताम्रपाषाणिक संस्कृति का विस्तार बताइए। द चोकोलिथिक कल्चर स्प्रेड मेनली इन साउथर्न एंड साउथ ईस्टर्न राजस्थान, स्पेशली इन द रीजन ऑफ आहड़, बालाथल एंड गणेश्वर। ताम्रपाषाणिक संस्कृति का विस्तार मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हुआ। विशेषकर बात करें तो आहड़ में, बालाथल में और गणेश्वर जैसे क्षेत्रों में। इट शोज द कमाइंड यूज ऑफ स्टोन एंड कॉपर टूल्स, यानी कि इसमें पत्थर और तांबे के औजार का संयुक्त उपयोग मिलता है। यानी कि ये जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व राजस्थान है, वहाँ पर ज़्यादातर चोकोलिथिक यानी कि जो ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति है उसका विकास हुआ है, या वहाँ पर ये पाई गई है। और जो मेन अगर इसके स्थानों की बात करें तो आहड़, बालाथल और गणेश्वर मुख्य इसके बिंदु रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ आहड़ कल्चर या आहड़ सिविलाइजेशन। आहड़ संस्कृति या सभ्यता की मुख्य विशेषताएं बताइए। द आहड़ कल्चर इज नोन फॉर ब्लैक एंड रेड वेयर, पोट्री, कॉपर टूल्स, मड हाउसेज एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। आहड़ संस्कृति काले लाल मृद भांडों, तांबे के औजारों, कच्चे मकानों और कृषि प्रथाओं के लिए जानी जाती है। इट फ्लोरिश्ड नियर द बनास रिवर्स एंड रिफ्लेक्ट्स अर्ली रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स। यह सभ्यता बनास नदी के निकट फली-फूली है और प्रारंभिक ग्रामीण बसावट को दर्शाती है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बालाथल कल्चर। बालाथल संस्कृति की विशेषताएं क्या है। बालाथल कल्चर या सिविलाइजेशन शोज एविडेंस ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स, यूज ऑफ कॉपर टूल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री।
बालाथल संस्कृति में किलेबंद बस्तियां, तांबे के औजार के उपयोग और कृषि और पशुपालन के विकास के साक्ष्य या प्रमाण मिलते हैं। एक्सक्वेशंस रिवील प्लान्ड हाउसेज एंड स्टोरेज फैसिलिटीज, यानी कि जो उत्खनन हुआ, इसकी खुदाई हुई, उसमें हमें योजनाबद्ध मकानों के साक्ष्य मिले हैं और साथ ही में अनाज के भंडारण की व्यवस्था का भी यहाँ से पता चला है। तो यानी कि अनाज के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? बालाथल से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गणेश्वर कल्चर, यानी कि गणेश्वर संस्कृति या सभ्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। और गणेश्वर कहाँ है? अपने नीमका थाना में है। गणेश्वर कल्चर इज फेमस फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स एंड टूल्स, यानी कि जो गणेश्वर संस्कृति है वो बड़े पैमाने पर तांबे की वस्तुओं और औजारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट कॉपर प्रोड्यूसिंग सेंटर एंड मेंटेन्ड ट्रेड रिलेशंस विद कंटेम्प्रेरी हड़प्पा साइट्स, यानी कि यह एक महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक केंद्र था और समकालीन हड़प्पा सब स्थलों से व्यापारिक संबंध भी रखता था। यानी कि गणेश्वर यानी कि नीमकाथाना में है। और खेतड़ी, हमें पता है कि खेतड़ी वो जगह है जहाँ पर कॉपर सबसे ज़्यादा निकलता है, तो बहुत सालों से, एक लंबे टाइम से यहाँ पे कॉपर है। और सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस वैली से हड़प्पा कालीन के जो टाइम रहा है, उसमें यहाँ से व्यापारिक रिलेशन भी देखने को मिलता है। तो जो गणेश्वर कल्चर है, इसे तांबे की जननी भी कहते हैं, ताम्र युगीन सभ्यताओं की इसको जननी भी कहते हैं, मदर भी कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ कालीबंगा कल्चर? कालीबंगा संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या है? कालीबंगा हनुमानगढ़ गंगानगर में घगर नदी के किनारे खुदाई में मिली है। कालीबंगा कल्चर वाज ए पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कालीबंगा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता का एक भाग थी। इट इज नोन फॉर प्लान्ड टाउन्स, फायर अल्टर्स, ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स विद प्लाउड मार्क्स, यानी कि यह योजनाबद्ध नगरों, अग्निकुंडों, सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था हेतु और हल्के निशानों वाले कृषि क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो कालीबंगा का मतलब होता है, देखो दो यहाँ पे सभ्यता मिली है, एक तो मिली है कालीबंगा और एक मिली है पीलीबंगा। काली का मतलब काली है और पीली का मतलब पीली है। बंगा का मतलब होती है चूड़ियाँ, चूड़ी, यानी कि यहाँ पर काली और पीले रंग की चूड़ियों के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता का नाम कालीबंगा है और उस सभ्यता का नाम पीलीबंगा है। दोनों हनुमानगढ़ गंगानगर के क्षेत्र में घग्गर नदी के किनारे पे ये दोनों खुदाई में प्राप्त हुई है। और ये स्पेशली जाने किसके लिए जाती है? यहाँ पर अग्नि वेदियाँ वेदियाँ मिली है। यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बड़ा ही सिस्टमेटिक था और साथ में हल्के निशान, यहाँ हल यानी कि खेत को जुते हुए खेत, आप ये कह सकते हो, जुते हुए खेत कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? दैट इज कालीबंगा कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वू वर दी मत्स्य जनपद एंड रिपब्लिकन ट्राइब्स इन राजस्थान, राजस्थान में मत्स्य जनपद और गणतांत्रिक जातियां कौन थी? मत्स्य जनपद वाज एन एंशियंट किंगडम इन ईस्टर्न राजस्थान मेंशन्ड इन वैदिक लिटरेचर। मत्स्य जनपद पूर्वी राजस्थान का एक प्राचीन राज्य था जिसका उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। रिपब्लिकन ट्राइब्स वर सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज दैट फॉलोड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स इंस्टीड ऑफ मोनार्कियल रूल, यानी कि गणतांत्रिक जातियां स्वशासी समुदाय थी जो कि राजतंत्र के स्थान पर सामूहिक निर्णय प्रणाली का पालन किया करती थी। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द ओरिजिन ऑफ द राजपूत, यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति पर चर्चा कीजिए। देखो राजस्थान का नाम जो है राजपूताना है, राजपूताना राजस्थान का नाम मिला है राजपूत से ही मिला है। तो जहाँ पे राजपूतों का बाहुल्य रहा है या उनका शासन रहा है, उस एरिया को राजपूताना कहा गया है। तो अब क्वेश्चन है कि ये जो राजपूत है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो पहली बात, राजपूतों की उत्पत्ति पे जो इतिहासकार है वो एक मत नहीं है, अलग अलग मत इसके बताए जाते हैं। तो पहला ही है, इसमें कहते हैं द ओरिजिन ऑफ राजपूत इज डिबेटेड अमंग हिस्टोरियंस, यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति इतिहासकारों में विवाद का विषय है। सम कंसिडर देम डिसेंडेंट्स ऑफ एंशियंट क्षत्रिय while others link them with foreign tribes who assimilated into Indian society and later established powerful kingdoms in Rajasthan। कुछ इन्हें प्राचीन क्षत्रियों के वंशज मानते हैं, तो जबकि अन्य उन्हें विदेशी जनजातियों से जोड़ते हैं जो कि भारतीय समाज में समाहित होकर बाद में राजस्थान में शक्तिशाली राज्य स्थापित जिन्होंने किया। तो इस पे इतिहासकार एकमत नहीं है। वहीं चंद्रप्रदायी, आई थिंक चंद्रप्रदायी कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो अग्निकुंड से भी हुआ है। तो इस तरीके के जो अलग-अलग हिस्टोरियंस हैं वो इन पे अलग-अलग इनकी उत्पत्ति का सोर्स मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ द गुहिल्स, यानी कि गुहिलों के उत्कर्ष और विस्तार का वर्णन कीजिए। द गुहिल्स एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन मेवाड़ एंड ग्रेजुअली एक्सपेंडेड देयर टेरिटरी थ्रू मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड डिप्लोमेसी। गुहिलों ने मेवाड़ में अपना
शासन स्थापित किया और सैन्य शक्ति तथा कूटनीति के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। दे प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द रीजन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेंशंस। उन्होंने बाहरी आक्रमणों से आक्रांताओं से क्षेत्र की रक्षा भी की और साथ में इसके इस हेतु महत्वपूर्ण भूमिका भी उन्होंने अदा करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स ऑफ द गुर्जर प्रतिहार, यानी गुर्जर प्रतिहारों की उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। द गुर्जर प्रतिहार बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड सक्सेसफुली रेसिस्टेड अरब इन्वेंशन। गुर्जर प्रतिहारों ने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया और अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक उनका प्रतिरोध किया। दे प्रमोटेड आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड मेंटेन्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन राजस्थान फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड। इन्होंने कला और स्थापत्य को प्रोत्साहन दिया, यानी कि गुर्जर प्रतिहार काल में राजस्थान में या उत्तर भारत में कला और स्थापत्य कला खूब फूली फूली। लंबे समय तक राजस्थान में राजनीतिक स्थिरता भी इन्होंने बनाए रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दी चाहमान्स, यानी कि चाहमानों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। द चाहमान ऑल्सो नोन एज चौहान्स रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड दिल्ली। चाहमान जिन्हें चौहान भी कहा जाता है, उन्होंने राजस्थान और दिल्ली के कुछ भागों पर शासन किया। They expanded their kingdom through warfare and were known for their bravery and resistance against Muslim invasions. उन्होंने युद्धों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया और साथ ही में मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध वीरता के लिए भी वो जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड दी राजपूत रेसिस्ट मुस्लिम इनकर्शंस इन राजस्थान। राजस्थान में मुस्लिम आक्रांताओं को राजपूतों ने किस प्रकार उनका प्रतिरोध किया या दमन किया। The Rajputs defended their territories through strong forts, military alliances and brave warfare. राजपूतों ने सुदृढ़ किले, सैन्य गठबंधनों और वीरतापूर्ण युद्धों के माध्यम से अपने क्षेत्रों की रक्षा की। तो sometimes defeated, they continued resistance and preserved their political identity एंड रीजनल इंडिपेंडेंस, यानी कि पराजय के बावजूद भी उन्होंने अपना प्रतिरोध जारी रखा और राजनीतिक पहचान तथा क्षेत्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखा। सॉरी। डिस्क्राइब मेवाड़ अंडर महाराणा कुंभा एंड महाराणा सांगा। महाराणा कुंभा व सांगा के अधीन मेवाड़ का वर्णन कीजिए। अंडर महाराणा कुंभा मेवाड़ बिकेम पावरफुल एंड कल्चरली एडवांस्ड। महाराणा कुंभा के अधीन मेवाड़ शक्तिशाली बना और सांस्कृतिक रूप से उन्नत हुआ। और ये भी बताया जाता है कि महाराणा कुंभा अकेले ऐसे शासक रहे हैं राजस्थान में जिन्होंने बहुत सारे किलों का निर्माण भी करवाया है। तो आर्किटेक्चर या वास्तुकला भी उनके समय में खूब ज्यादा फली फूली है। महाराणा सांगा फर्दर स्ट्रेंथन द किंगडम एंड यूनाइटेड राजपूत rulers against external powers, enhancing मेवाड़'s prestige in नॉर्थ इंडिया। महाराणा सांगा ने राज्य को और भी सुदृढ़ किया और बाहरी शक्तियों के विरुद्ध राजपूत शासकों को एकजुट करके उत्तर भारत में मेवाड़ की प्रतिष्ठा और भी बढ़ाई। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द स्ट्रगल ऑफ महाराणा प्रताप एंड चंद्रसेन फॉर इंडिपेंडेंस। देखो, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपसे, एक क्वेश्चन में दो नहीं पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप में आपसे छोटे पूछे जाएंगे। हो सकता है आपसे पूरा क्वेश्चन में ना पूछे, आपने देखा होगा आपका पैटर्न ऐसे आता है, क्वेश्चन आएगा आपको और उसमें लिखा होगा महाराणा प्रताप, बस। अब क्या लिखना है इसके बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि यूनिवर्सिटी पता नहीं किस तरीके से पेपर बना रही है। आपको ऐसा लिख देगा 1857 क्रांति। अब आपको क्या लिखना है उसके बारे में, वो कब शुरू हुई या कब खत्म हुई या उसका कितना लंबा पीरियड चला, उसके क्या विफलता के कारण है, सफलता के कारण है। यानी कि अब आपसे 30 से 40 वर्ड में आपको 1857 क्रांति को लिखना है। क्या लिखना है, दैट मीन्स आप जो लिखोगे वही आपका सही होगा, क्योंकि पूछा नहीं गया पर्टिकुलर। तो ये जो यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न अभी चल रहा है, चैट जीपीटी वाला ही बोलूंगा मैं इसको, बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आ रहे हैं। कई सारे ऐसे पेपर भी आपने देखे होंगे, आउट ऑफ सिलेबस भी चल रहे हैं। तो जाने दो, यहाँ पे मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लाता हूँ वो एक जनरली एक पूरा क्वेश्चन के स्ट्रक्चर्ड वे में है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, बट ये है, आप थोड़ा सा इनको देखोगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पर कुछ आपके पास होगा लिखने के लिए। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, महाराणा प्रताप और चंद्रसेन ने स्वतंत्रता संघर्ष की के स्वतंत्रता संघर्ष की व्याख्या कीजिए। महाराणा प्रताप, जिनको बच्चा बच्चा जानता है, महाराणा प्रताप फॉट ब्रेवली अगेंस्ट मुगल रूल टू प्रिजर्व मेवाड़'s इंडिपेंडेंस। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु मुगल शासन के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष किया। आपके लिए क्वेश्चन है, किस मुगल राजा को महाराणा प्रताप ने, यानी किस मुगल राजा से महाराणा प्रताप का क्या रहा, संघर्ष रहा, कमेंट करके बताइए। चंद्रसेन ऑफ मारवाड़
also resisted Mughal dominance and continued his struggle despite facing political and military difficulties. मारवाड़ के चंद्रसेन ने भी मुगल प्रभुत्व का विरोध किया और राजनीतिक व सैन्य कठिनाइयों के बावजूद भी अपना संघर्ष जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द रेजिस्टेंस ऑफ महाराजा सूरजमल अगेंस्ट द मुगल्स एंड द ब्रिटिश। महाराजा सूरजमल ने मुगलों व अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध का मूल्यांकन करो। महाराजा सूरजमल भरतपुर से रिलेटेड है। महाराजा सूरजमल ऑफ भरतपुर स्ट्रेंथन हिज किंगडम एंड अपोज्ड मुगल अथॉरिटी, यानी कि भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने अपने राज्य को सुदृढ़ किया और मुगल सत्ता का विरोध किया। ही अडॉप्टेड प्रैक्टिकल पॉलिसीज एंड लेटर रेजिस्ट British expansion, playing an important role in or regional politics of North India। उन्होंने व्यवहारिक नीतियां अपनाई और बाद में अंग्रेजी विस्तार का भी प्रतिरोध करते हुए उत्तर भारत की क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ मीराबाई इन द भक्ति मूवमेंट। अब गए हैं अब थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट जो कि भक्ति और संतों से संबंधित है। भक्ति आंदोलन में मीराबाई के योगदान का वर्णन कीजिए। मीराबाई वॉज ए डिवोटेड फॉलोवर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। थ्रू हर डिवोशनल सॉन्ग्स एंड पोइट्री शी स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, डिवोशन एंड सोशल इक्वलिटी इन राजस्थान एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अपने भक्ति गीतों और काव्य के माध्यम से उन्होंने राजस्थान तथा भारत के अन्य भागों में प्रेम, भक्ति और सामाजिक समानता का संदेश दिया। क्वेश्चन है आपके लिए कि मीराबाई कौन सी भक्ति धारा की संत थी, यानी कि निर्गुण भक्ति धारा या सगुण भक्ति धारा। आंसर करें कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दादू दयाल। दादू दयाल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दादू दयाल वाज ए निर्गुण भक्ति संत who emphasized unity of God and equality among human beings। दादू दयाल निर्गुण भक्ति संत थे जिन्होंने ईश्वर की एकता और मानव समानता पर बल दिया। देखो यहाँ पे लिखा है निर्गुण भक्ति संत, तो मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ। दो प्रकार की भक्ति धारा होती है, एक होती है निर्गुण और एक होती है सगुण। सगुण में भगवान की एक तरीके से क्या की जाती है, मूर्ति पूजा की जाती है। भगवान को मानव का रूप माना जाता है, अवतार जिसमें भगवान को माना जाता है, जैसे राम का अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, विष्णु अवतार हुआ। इस तरीके से यानी भगवान का एक आकार के तौर पे, यानी कि साकार जिसमें पूजा होती है वो सगुण भक्ति धारा होती है। निर्गुण में भगवान को निराकार माना गया है और मूर्ति पूजा का विरोध किया है कि भगवान का कोई आकार नहीं है। तो दादू दयाल कौन सी भक्ति धारा के संत रहे हैं? निर्गुण भक्ति धारा के संत रहे हैं। He opposed religious rituals and promoted moral living and communal harmony। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और नैतिक जीवन तथा सांप्रदायिक सद्भाव को भी बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द टीचिंग्स ऑफ धन्ना भक्त एंड पीपा। धन्ना भक्त और पीपा की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। धन्ना एंड पीपा एम्फेसाइज्ड सिंपल डिवोशन एंड फेथ इन गॉड। धन्ना और पीपा ने सरल भक्ति और ईश्वर में विश्वास पर बल दिया। दे रिजेक्टेड कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड रिचुअल्स, टीचिंग दैट ट्रू डिवोशन कम्स फ्रॉम प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड सिंसियर वर्शिप। उन्होंने जाति भेद और आडंबरों को अस्वीकार करते हुए सिखाया कि सच्ची भक्ति हृदय की पवित्रता और सच्ची उपासना से आती है। आप कभी गूगल करके देखो, धन्ना भक्त की कहानियां आप देखो, कितना सरल और सिंपल हृदय जिस व्यक्ति का है और किस तरीके से एक बच्चे के समान जिनका हृदय है, भगवान उनको कैसे प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके की जो आप हिस्ट्री में जब इनको देखते हो तब आप जानते हो कि इनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ संत मावजी एंड संत रानाबाई। संत मावजी और संत रानाबाई के योगदान का उल्लेख कीजिए। संत मावजी स्प्रेड स्पिरिचुअल टीचिंग्स अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ वागड़। संत मावजी ने वागड़ क्षेत्र की जनजातियों में आध्यात्मिक शिक्षाओं का प्रसार किया। संत रानाबाई इंस्पायर्ड पीपल थ्रू डिवोशन एंड मोरल वैल्यूज कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल रिफॉर्म्स इन राजस्थान। वहीं संत रानाबाई ने भक्ति और नैतिक मूल्यों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया तथा सामाजिक सुधार में योगदान भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ राजपूत फोर्ट आर्किटेक्चर। राजपूत दुर्ग स्थापत्य की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बात जब किलों की आती है, दुर्गों की आती है, तो राजस्थान का नाम बड़े ही इतिहास में बड़े ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। राजस्थान के जैसे चित्तौड़गढ़ है, राजस्थान के जैसे आमेर फोर्ट है, रणथंभौर है, जैसलमेर है, जो कि वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज में शामिल होकर जिनको ये बताया कि ये दुनिया की विरासत, दुनिया की कल्चरल विरासत है। तो ये जो आर्किटेक्चर है राजस्थान के गढ़ों का, किलों का, उसके बारे में कुछ पूछा है। इस क्वेश्चन है, राजपूत फोर्ट्स वर बिल्ट ऑन हिल्स फॉर सिक्योरिटी विद स्ट्रॉन्ग वॉल्स, गेट एंड वॉच टावर्स। राजपूत दुर्ग सुरक्षा के लिए पहाड़ियों पर बनाए जाते थे
जिनमें मजबूत दीवारें होती थी, द्वार होते थे और प्रहरी मीनारें भी होती थी। दे इंक्लूडेड प्लेसेस, टेम्पल्स एंड वाटर रिजर्वायर्स रिफ्लेक्टिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस। इनमें महल होते थे, मंदिर, जलाशय आदि शामिल होते थे और सैन्य शक्ति और स्थापत्य कौशल को दर्शाते थे। राजस्थान जो कि जिसकी ज्योग्राफी बड़ी ही एडवर्स है, जहाँ पे पानी की हमेशा से कमी रही है। तो जब आप किलों में जाते हो तो वहाँ पर आप देखते हो तो किस तरीके से पानी के स्टोरेज का सिस्टम है, जो आज का जो स्टोरेज है जहाँ, या आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे भी फार बेटर हमने किस तरीके से पानी को बचाया है, किस तरीके से हमने सिक्योरिटी करी है किलों पर, पहाड़ियों पे किले बना के। तो वो सारी चीज़ें राजपूत का आर्किटेक्चर बताता है, राजस्थान में राजपूतों का फोर्ट आर्किटेक्चर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग एंड द मुराल आर्ट ऑफ शेखावाटी। राजस्थानी चित्रकला की विशेषताओं तथा शेखावाटी के भित्ति चित्रों की व्याख्या कीजिए। राजस्थानी पेंटिंग्स आर नोन फॉर ब्राइट कलर्स, रिलीजियस थीम्स एंड मिनिएचर स्टाइल। राजस्थानी चित्रकला चमकीले रंगों, धार्मिक विषयों और लघु शैली के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी मुराल्स डेकोरेट हवेलीज विद सीन ऑफ माइथोलॉजी, हिस्ट्री एंड डेली लाइफ। शेखावाटी की जो भित्ति चित्र हवेलियां हैं उनमें पौराणिक चित्र, ऐतिहासिक चित्र और दैनिक जीवन के दृश्यों से सजाए हुए खूब चित्र बने हुए हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो पेंटिंग्स है, यानी कि सॉरी शेखावाटी की जो हवेलियों की पेंटिंग्स है, उन्हें कहा क्या जाता है? वैसे मुराल आर्ट कहा जाता है, लेकिन उसके लिए एक वर्ड और यूज़ होता है, फ्रेस्को। क्या यूज़ होता है? फ्रेस्को पेंटिंग जिनके लिए यूज़ होता है। और राजस्थान के जो शेखावाटी है, शेखावाटी में स्पेशली मंडावा और नवलगढ़ जो एरिया है, उसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, ओपन आर्ट गैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर इन राजस्थान। राजस्थान के स्थापत्य की मुख्य रूपरेखाएं क्या थी? राजस्थान डेवलप्ड डाइवर्स आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग फोर्ट्स, टेम्पल्स, प्लेसेस, हवेलीज एंड स्टेप वॉल्स। राजस्थान में दुर्ग, मंदिर, महल, हवेली और बावड़ियों जैसे विविध स्थापत्य रूप विकसित हुए हैं। दीज स्ट्रक्चर्स रिफ्लेक्ट आर्टिस्टिक स्किल्स, क्लाइमेटिक एडप्टेशन एंड द सोशियो रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल। ये सारी संरचनाएँ कलात्मक कौशल को दर्शाती हैं, जलवायु के साथ कैसे अनुकूल है वो बताती है और साथ ही में लोगों के सामाजिक धार्मिक जीवन को दर्शाती है। जैसे हमारे किले हैं चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, मेहरानगढ़, आमेर, जयगढ़, विजयगढ़, जितने भी हैं सारे किले। टेम्पल्स की बात करें तो हर तरीके के टेम्पल्स हैं, जैन धर्म के टेम्पल्स, हिंदू धर्म के टेम्पल्स, ये सारे टेम्पल जिसमें दिलवाड़ा के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, खूब सारे ऐसे मंदिर। पैलेसेस की बात करें, महल की बात करें, हवेलियाँ की बात करें, शेखावाटी की हवेलियाँ, जैसलमेर की हवेलियाँ, चूरू की हवेलियाँ एंड स्टेप वॉल्स यानी कि बावड़ियाँ, जो कि पानी के स्टोरेज के साथ-साथ सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी काम में आती थी। जैसे चाँद बावड़ी, है ना? रानी जी की बावड़ी। तो इस तरीके की ये सारी अपनी स्किल्स को तो दर्शाती थी कि हमारी जो वास्तुकला जो स्किल है, जो कौशल है, वो साथ ही में अलग-अलग एरिया की जो क्लाइमेट एडॉप्टेशन है या क्लाइमेट है उसके साथ किस तरीके से ये मर्ज किए हुए हैं और साथ ही में हमारे सोशियो रिलीजियस जो लाइफ है उसका भी ये क्या करवाती है, दर्शन करवाती है। तो राजस्थान की जो आर्किटेक्चर है उसकी जो स्थापत्य की जो मुख्य रूपरेखा है वो इन 4-5 में है, चाहे वो किले हो, पे टेम्पल हो, महल हो, हवेली हो और बावड़िया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मराठा इनकर्सन्स इन राजस्थान एंड देयर इम्पैक्ट। राजस्थान में मराठा आक्रमणों तथा उसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। मराठा इनकर्सन्स इन द 18th सेंचुरी वीकेंड राजपूत स्टेट्स थ्रू हैवी टैक्सेशन एंड मिलिट्री प्रेशर, यानी कि प्रेशर। 18वीं शताब्दी में मराठा आक्रमणों ने भारी कर व सैन्य दबाव के माध्यम से राजपूत राज्यों को कमजोर किया। देयर इंटरफेरेंस अफेक्टेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इन राजस्थान। उनके हस्तक्षेप ने राजस्थान की राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई, यानी कि मराठाओं के आक्रांताओं से निपटने के चक्कर में ही राजस्थान में ईआईसी का दबदबा बढ़ता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब बात करते हैं यूनिट 4 में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल चेंजेस अंडर ब्रिटिश डोमिनेशन इन राजस्थान। राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत प्रशासनिक और न्यायिक परिवर्तन क्या थे? द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, सिविल कोड्स एंड कोडिफाइड लॉज इन प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिशों ने, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हुआ तो उन्होंने रियासतों में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था, दीवानी न्यायालय और संहिताबद्ध कानून लागू कर दिए। दीज रिफॉर्म्स रिड्यूस द पावर्स ऑफ ट्रेडिशनल रूलर्स एंड एस्टैब्लिश्ड ए स्ट्रक्चर्ड ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम। और इन सुधारों की वजह से जो पारंपरिक शासकों की जो शक्तियां थी वो क्या हुई, कम हुई और एक संगठित नौकरशाही शासन प्रणाली स्थापित होनी शुरू हो गई।
नेक्स्ट है, व्हाट सोशल रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन राजस्थान। राजस्थान में ब्रिटिशों द्वारा या ब्रिटिश हुकूमत द्वारा कौन कौन से सामाजिक सुधार किए गए। द ब्रिटिश प्रोहिबिटेड फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती। ब्रिटिशों ने कन्या भ्रूण हत्या और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। दीज रिफॉर्म्स एम्ड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वीमेन एंड प्रमोट ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज इन राजस्थानी सोसाइटी। और इन सुधारों का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार करना और राजस्थान के समाज में मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना था। तो ये जो भ्रूण हत्या है और सती प्रथा है, इन पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या यूँ कहे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर ले, तो उन्होंने इस पे क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया। तो सामाजिक सुधार में कंसिडर होता है। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन राजस्थान। राजस्थान में ब्रिटिशों द्वारा किए गए आर्थिक परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। द ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स एंड इम्पोज्ड हैवी टैक्सेशन। ब्रिटिशों ने भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया और करों की रेटें बढ़ा दी, आयु के भारी कर लगाए। दे एस्टेब्लिश्ड मोनोपोली ओवर साल्ट एंड अफीम ट्रेड विच अफेक्टेड लोकल इकोनॉमी एंड इंक्रीज्ड फाइनेंशियल बर्डन ऑन पीजेंट्स। उन्होंने नमक और अफीम के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया, जिससे जो स्थानीय अर्थव्यवस्था थी वो प्रभावित हुई और किसानों पर आर्थिक बोझ भी इससे बढ़ गया था। डिस्क्राइब द आउटब्रेक ऑफ 1857 इन राजस्थान। यानी राजस्थान में जो 1857 के विद्रोह का था, विद्रोह हुआ, जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं, उसका आपको संक्षिप्त वर्णन पूछा गया है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्प्रेड टू प्लेसेस लाइक नशीराबाद, नीमच एंड कोटा इन राजस्थान। 1857 की का विद्रोह राजस्थान में नशीराबाद, नीमच एंड कोटा जैसे स्थानों तक फैला। सोल्जर्स एंड लोकल leaders participated expressing resentment against British rule and demanding political freedom। सैनिकों और स्थानीय नेताओं ने इसमें भाग लिया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष प्रकट करते हुए राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग भी की। आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई या कहाँ ये शुरू हुई थी। राजस्थान में जो छावनियाँ थी, कौन सी छावनी से ये शुरू हुई, आप इसका आंसर कमेंट में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्य समाज इन राजस्थान। राजस्थान में आर्य समाज के प्रभाव की चर्चा कीजिए। आर्य समाज प्रमोटेड सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन एंड अपोजिशन टू सोशल इविल्स इन राजस्थान। आर्य समाज ने राजस्थान में सामाजिक सुधार, शिक्षा और सामाजिक कुरीतियों के विरोध को बढ़ावा दिया। इट एनकरेज्ड नेशनल कॉन्शियसनेस एंड इंस्पायर्ड पीपल टू पार्टिसिपेट इन रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड फ्रीडम स्ट्रगल। इन इसने राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित किया और लोगों को सुधार आंदोलन तथा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने हेतु भी प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ सर्वे ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स इन राजस्थान। राजस्थान में कृषक व जनजातीय आंदोलनों का संक्षिप्त सर्वेक्षण प्रस्तुत कीजिए। Peasant and tribal movements arose against heavy taxation and exploitation by rulers and जागीरदार्स। कृषक और जनजातीय आंदोलन भारी करों और शासकों तथा जागीरदारों के शोषण के विरुद्ध उत्पन्न हुए। यानी कि जो राजस्थान के किसान आंदोलन है, जागीरदारों की मनमानी और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या यूके जो ब्रिटिश हुकूमत है, उनके द्वारा जो टैक्सेशन का जो रेट है या टैक्सेशन, हैवी टैक्सेशन होने की वजह से उसके विरुद्ध किसान एक जगह इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध जो आंदोलन करते हैं, उसे हमने किसान आंदोलन कहा। और ऐसा ही आंदोलन जनजातीय आंदोलन रहा। दीज मूवमेंट्स डिमांडेड इकोनॉमिक जस्टिस, रिडक्शन इन टैक्सेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स। इन आंदोलनों ने आर्थिक न्याय, करों में कमी और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ प्रजामंडल्स इन राजस्थान फ्रीडम स्ट्रगल। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में प्रजामंडलों की क्या भूमिका थी। प्रजामंडल्स वर ऑर्गेनाइजेशंस formed in princely state to demand responsible government and civil rights। प्रजामंडल रियासतों ने में उत्तरदायी शासन और नागरिक अधिकारों की मांग के लिए बनाए गए संगठन थे। दे मोबिलाइज्ड पीपल अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक रूल एंड सपोर्टेड द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। इन्होंने निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता को संगठित करने का काम किया और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम प्रजामंडल कहाँ स्थापित हुआ था या कहाँ इसका गठन हुआ था और प्रजामंडल का क्या सीन था, ये आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द राजस्थान। राजस्थान के राज्यों के एकीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान वर ग्रेजुअली मर्ज्ड इनटू द इंडियन यूनियन बिटवीन 1948 टू 1956।
स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की रियासतों का 1948 से 1956 के बीच क्रमिक रूप से भारतीय संघ में विलय किया गया। द इंटीग्रेशन क्रिएटेड ए यूनिफाइड स्टेट एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इस एकीकरण ने संयुक्त राज्य का निर्माण हुआ और लोकतांत्रिक शासन सुदृढ़ हुआ। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ है। 7 चरणों में हुआ है और राजस्थान में उस समय 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने हुआ करते थे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएँगे कि वर्तमान राजस्थान की स्थापना कब हुई? वर्तमान राजस्थान की यानी कि आज जो हमारा राजस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई और कौन-सी डेट को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं? राजस्थान दिवस हम किस डेट को मनाते हैं और क्यों मनाते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। अब इस पीडीएफ में आप जानोगे हम सेक्शन बी के क्वेश्चन, जहाँ पे आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को विद आंसर आप यहाँ पे देख पाओगे। बाइलिंगुअल इसके आंसर है, दोनों ही लैंग्वेज में हमने इसको रखा है, दोनों ही स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हर यूनिट से हमने 3 से 4 क्वेश्चन रखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये जो पीडीएफ है इसमें आप और देख पाओगे कि जो सेक्शन सी है सेक्शन सी के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो भी आप इस पीडीएफ में देख पाओगे। यूनिट वाइज हम क्वेश्चन लेके आते हैं, सेम उसी पैटर्न पे लाते हैं जिस पैटर्न पे आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। ये आपका रहा सी सेक्शन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 20 मार्क्स का आपके लिए क्वेश्चन होगा, दोनों ही लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इसका आंसर देख पाओगे। हालांकि ये नहीं कि जितने ये आंसर आपको एग्जाम में उतने ही आंसर करने हैं। एग्जाम में 400 वर्ड की लिमिट होती है, आपको तकरीबन 400 पे जाना ही है। पीडीएफ ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम थोड़े आंसर छोटे रख लेते हैं, बट आपको मोटा-मोटा यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है कि आंसर करना कैसे है, क्या आंसर में लिखना है। तो ये अपनी माइनर पेपर सेमेस्टर 5th की हिस्ट्री सब्जेक्ट की क्लास थी और इस पीडीएफ को आपको एक्सेस करने के लिए आपको विजिट करना होगा हमारी वेबसाइट को। वेबसाइट का लिंक एज़ यूजुअल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करो और वेबसाइट के स्टडी मटेरियल टैब पे आप जाओ। स्टडी मटेरियल टैब पे जाने के बाद सेमेस्टर 5th का जो फ़ोल्डर है आप उस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको माइनर हिस्ट्री के नाम से आपको ये फ़ाइल आप डाउनलोड कर पाओगे। फ़ाइल डाउनलोड कीजिए, क्लास देखिए और आप अच्छे से एग्ज़ाम में स्कोर कीजिए। हमारी हमेशा यही आपके लिए शुभकामनाएँ हैं कि आप अच्छे से एग्ज़ाम में तैयारी करें, अच्छे से आप पढ़ें, अच्छे से स्कोर करें और एग्ज़ाम देकर आने आओ और इधर आके कमेंट करो और बताओ कि हमारा स्टडी मटेरियल, हमारी क्लासेज़ एग्ज़ाम में आपके लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल साबित हुई। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी आप ये कहता हूँ कि आप कमेंट करके बताया करें कि इस पीडीएफ से या इस क्लास से क्वेश्चन का कितना पोर्शन आपको मिला या नहीं मिला। क्योंकि जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वहाँ पर हम आपके ये सारे कमेंट है इनको ध्यान में रख के और भी रिसर्च करके आपके लिए हम स्टडी मटेरियल लाएँगे, क्लासेज़ हम लेके आएँगे। तो आपके जो कमेंट है, आपके जो फीडबैक्स है वही हमें इम्प्रूवमेंट करेंगे और अपना ये जो रिलेशन है डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ योर करियर रेडीनेस, कीप स्टडीइंग, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड अ, again all the best for your examination. Thank you.